सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडटप। और दोस्तों, फटाफट सीरीज के अगले सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी तैयारी विद रिस्पेक्ट टू स्कीम्स और बाई कंपोनेंट्स के साथ बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के जो इससे पहले 5 सेशन हो चुके हैं, आपने उनको अच्छी तरह कवर कर लिया होगा। क्योंकि दोस्तों, एक चीज कॉमन है, अगर आप कंसिस्टेंटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो वो स्कीम आपको अच्छी तरह रिवाइज करनी है। और कहीं ना कहीं वही स्कीम्स हम अगले सेशन में भी चाहते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं रिवाइज जरूर हो, क्योंकि इन एक क्वेश्चन से आपकी पूरी स्कीम कवर नहीं होगी, बट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो आपको नहीं छोड़नी इन एग्जामिनेशन ऑफ एपीएफसी एज वेल एज ईओ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, बात करूं आज के सेशन की, तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कि हमारा प्रीवियस ईयर सेशन का हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज की फार्मर्स रिलेटेड स्कीम डिस्कस करेंगे, एक पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, और एट द एंड एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आपको देके जाऊंगा फॉर द सेशन। तो सबसे पहले अगर मैं फटाफट सीरीज की बात करूं, तो यहां पे जो मैंने आपको प्राइम चीज बताई थी, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपको अच्छे से अच्छे सवाल हम दें, ताकि आपके अच्छी प्रेपरेशन हो और आपको जो स्कीम्स, जैसे मैंने बोला अभी कि जो स्कीम्स मैं यहां पे आपको करवा के जा रहा हूं, वो स्कीम्स आपको अच्छी तरह रिवाइज करनी है। यही एक चीज हम आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इन फटाफट सीरीज का मतलब क्या है, हम हैं तैयार, क्या आप लोग भी हो तैयार? क्योंकि हम लोग ईओ में 2021 में सिलेक्शन दे चुके हैं, और यही हमारा स्लोगो भी है, वी आर रेडी फॉर एपीएफसी ईओ एग्जामिनेशन। आर यू गाइस रेडी? और आप लोगों को भी तैयार रहना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जाम है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको होमवर्क क्वेश्चन। मैंने आपको पिछले सेशन में होमवर्क क्वेश्चन ये दिया था कि आपको मुझे बताना है कौन सी ऐसी स्कीम है इसमें से जो कि संबल कंपोनेंट का पार्ट नहीं है अंडर दी मिशन शक्ति स्कीम। तो देखिए, अगर मैं बात करूं मिशन शक्ति की, मिशन शक्ति के दो कंपोनेंट है, संबल और समर्थ्य कंपोनेंट। तो संबल कंपोनेंट की मैं बात करूं तो यहां पे 3 स्कीम्स आती हैं, बट चौथी जो नहीं आती वह आपके ऑप्शन नंबर डी, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, वन स्टॉप सेंटर्स, वुमेन हेल्पलाइन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 3 स्कीम्स हैं आपकी संबल कंपोनेंट का पार्ट। और अगर मैं बात करूं समर्थ्य कंपोनेंट की, तो समर्थ्य कंपोनेंट में जो स्कीम्स आती हैं वो है उज्ज्वला, स्वधार गृह एंड वर्किंग वुमेन हॉस्टल। स्वधार गृह स्कीम का दोस्तों हम लोग अपने पुराने सेशंस में, जो हमने 5 सेशंस अभी तक लिए हैं, उनमें हमने उस एक सेशन में स्वधार गृह स्कीम को भी अच्छी तरह कवर किया था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने वो स्कीम को भी अच्छी तरह रीड कर लिया होगा। अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बात करूं, उन्होंने बोला इन स्कीम्स के अलावा नेशनल क्रैश स्कीम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि पहले आईसीडीएस का पार्ट थे, वो भी अब समर्थ्य कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड हो चुकी हैं। तो मिशन शक्ति एक ब्रॉडर अम्ब्रेला स्कीम है जिसके 2 कंपोनेंट है, संबल और समर्थ्य। संबल मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा है, समर्थ्य मैंने आपको बता दिया उज्ज्वला, स्वधार गृह, वुमेन हॉस्टल, और उसके अलावा नेशनल क्राइसिस स्कीम एज वेल एज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो उनका पार्ट है। चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आपसे पहले सवाल का सवाल। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा हूं वो है, आपको मुझे बताना है यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। इसको लॉन्च किया 2019 में और इसकी कंटिन्यूएशन है टिल 2024-25। तो उम्मीद करता हूं आपने सारी स्टेटमेंट देख ली है। मैंने आपको पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो यहां पे सही क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला, हम लोग प्राइम एम्फेसिस दे रहे हैं फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम को। तो यहां पे मिनिस्ट्री कौन सी, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। 2019 में नहीं दोस्तों, स्कीम 2020-21 में स्टार्ट हुई थी, इसलिए हमारी सेकंड ऑप्शन भी बन जाती है इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि स्कीम को हमने एक्सटेंड कर दिया टिल 2024-25। अगर इस स्कीम को आप ध्यान से समझिए, इसका नाम क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो यहां से सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या करना चाहते हैं, हमें पता है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिसकी खुद की यूनिकनेस है। हम लोग बोलते हैं ना, आगरा का पेठा खा लिया आपने, ठीक है जी, या वहां पे वो चीज बहुत फेमस है, ठीक है। तो उन चीजों को हम कैसे इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं, वो प्राइम ऑब्जेक्टिव था स्कीम का, जिसके अंदर अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, देखिए, टू कन्वर्ट ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एज एन एक्सपोर्ट हब। और एक्सपोर्ट हब कैसे बनाओगे, ताकि उनका जो यूनिक प्रोडक्ट है उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे। उसके क्या होगा, देखिए, इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर मैं बात करूं किसी नॉर्मल मैन्युफैक्चरर की जिसका प्रोडक्ट यूनिक है, पर वो इंटरनेशनल मार्केट में जा ही नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा हिकअप्स हैं एक्सपोर्ट का, उसको पता नहीं है,
तो वो कैसे एक्सपोर्ट करेगा, ये एक प्रॉब्लम आती है, तो यही यहाँ पे दूर की जाएगी। एड्रेस द बॉटलनेक्स फॉर एक्सपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है जी। लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो है उनको बूस्ट किया जाएगा ताकि उनकी एक तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एज वेल एज उनको एम्प्लॉयमेंट यानी कि पैसा आएगा तो उनकी इनकम जनरेशन हो जाएगी, और इससे क्या होगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जनरेट हो जाएगी इन द डिस्ट्रिक्ट सेक्टर। अगर एक चीज और बताऊं स्कीम के बारे में, तो वो क्या याद रखनी है आपको, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किसके अंडर किया जाएगा, दे विल बी आइडेंटिफाइड अंडर द पीएमएफएमई स्कीम। तो पीएमएफएमई स्कीम मैंने आपसे याद की है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पीएमएफएमई स्कीम के बारे में। तो दूसरा सवाल मैंने पीएमएफएमई में आपको पूछा है, आपको मुझे बताना है यहां पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पीएमएफएमई स्कीम। क्वेश्चन आपके सामने, क्या सीड बेनिफिशियरीज को कंट्रीब्यूशन मिनिमम 20% करनी होती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की, क्या सीड कैपिटल जो सीड फंडिंग होती है वो 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर मिलती है फॉर वर्किंग कैपिटल और परचेज ऑफ स्मॉल टूल्स, क्या कैपिटल सब्सिडी 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलती है जो कि मैक्सिमम 10 लाख तक मिल सकती है पर यूनिट, या फिर फोर्थ स्टेटमेंट जो मैंने आपसे पूछी है कि स्कीम का प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हमें 2 लाख एंटरप्राइजेस को कवर करना है 10,000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ। तो चारों स्टेटमेंट हमने देख ली, हमें पता है यहां पे पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मिनिमम 20% नहीं, मिनिमम आपको 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो बेनिफिशियरीज को देना पड़ता है, अदर अमाउंट जो है वो आपको बैंक लोन के फॉर्म में मिल सकता है। तो यही देखिए मैंने आपको यहां पे लिखा है पीएमएफएमई स्कीम, जैसे हमने अभी डिस्कस किया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज की स्कीम है, जहां पे बेनिफिशियरीज को 10% कंट्रीब्यूट करना है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। फिर ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है जी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, जिसका टारगेट 2 लाख एंटरप्राइजेस को कवर करना है इन द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था सीड कैपिटल फंडिंग, तो वो क्या है 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर। याद रखिए यहां पे आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि पर सेल्फ हेल्प ग्रुप 40,000 रुपीज है, तो वो आंसर गलत है क्योंकि 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर है जो स्कीम के अंदर आपको मिलेगा, विच वुड बी प्रोवाइडेड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड परचेज ऑफ स्मॉल टूल्स। अगर आप एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल है तो आपको क्रेडिट या ग्रांट मिल सकती है फॉर द क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के अंदर, जो कि कितनी होगी 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जिसमें मैक्सिमम आपको सीलिंग लगाई गई है 10 लाख पर यूनिट। तो ये याद रखिए 10 लाख टोटल सीलिंग नहीं है, 10 लाख पर यूनिट की सीलिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है जी। और अगर एंटरप्राइज अनइनकॉर्पोरेटेड है तो उनमें कम से कम जो है दे शुड एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्कर्स, ये पहली चीज है। एप्लीकेंट्स जो हैं वो 18 साल के होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या लिखा गया है, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, दे शुड पोसेस अ डिग्री और क्वालिफिकेशन एट लीस्ट एट द क्लास ऑफ स्टैंडर्ड 8। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैव बीन मेंशन्ड अबाउट दिस पीएमएफएमई स्कीम। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, जो कि है आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के ऊपर। अब आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्कीम 2023-24 में एक्सटेंड की गई थी। फिर मैंने आपको बोला यहां पे ग्रांटिंग रेट मिलेगी आपको 35% से 75% जब अंडर द वेरियस कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड टू वेरियस कंपोनेंट्स। तो आपको मुझे बताना है यहां पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगर मैं दोस्तों बात करूं यहां पे ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 आर करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट यहां पे गलत बताई, थर्ड स्टेटमेंट जो सॉरी 1 एंड 3 इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्कीम 2023-24 तक नहीं 2025 और 26 तक यहां पे एक्सटेंड की गई है। सो दैट इज द थिंग दैट यू कैन सी, किसान संपदा योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि यहां पे 100% गवर्नमेंट जो है वो फंड कर रही है स्कीम को। 2025-26 तक स्कीम एक्सटेंड की गई है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सीड कैपिटल फंडिंग की बात है, यानी कि इनिशियल कैपिटल फंडिंग आपको मिलेगी, यहां पे क्या है कि यहां पे आपको ग्रांट मिलेगी अंडर द किसान संपदा योजना, आपको ग्रांट मिलेगी जो कि 35% टू 75% हो सकती है ऑन द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर वेरियस कंपोनेंट्स एंड फॉर वेरियस इन्वेस्टर्स, ठीक है जी। और अगर स्कीम की बात करूं तो ये भी कौन इंप्लीमेंट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ईओ एग्जामिनेशन में आया था 2021 में, रिसेंट पेपर में क्वेश्चन आया है। आपको मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस, जिसका प्राइम टारगेट क्या था, सर्विस डिलीवरी करनी है एलपीजी कस्टमर्स के लिए। तो ये पिछले साल का क्वेश्चन है, तो देखते हैं किस किस को इसका आंसर आता है। इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पहल स्कीम। अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च, जिसका नाम था पहल। आप एक पहल कीजिए जिससे आप अपनी एलपीजी जो आपको सब्सिडी मिल रही है उसको आप जो है वो विड्रॉ कर दीजिए। देखिए इट हैज वेल कैलकुलेटेड सिस्टम ऑफ सब्सिडी डिलीवरी टू एलपीजी कंज्यूमर्स थ्रू पहल, जिसका एम क्या था, आपको रैशनलाइज करनी है
सब्सिडीज बेस्ड ऑन अप्रोच, सो दैट जो लीकेजेस हो रही हैं उन चीजों को आप रिड्यूस कर सकिए, ठीक है जी। और एप्लीकेबल सब्सिडी जो थी वो डायरेक्टली कहां पे मिल जा रही थी, बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट में वो सब्सिडी आपकी जा रही थी। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे 5वें सवाल के ऊपर, जो कि है टॉप स्कीम, जिसको आप बोलते हो, आप टॉप बोल सकते हो या फिर आप ऑपरेशन ग्रीन स्कीम बोल सकते हो, जो कि इनिशियली टॉप टोमेटो ऑनियन पोटैटो से स्टार्ट हुई थी, अब वो आगे भी एक्सटेंड हो चुकी है। आपको मुझे बताना है अंडर दिस स्कीम, ठीक है, मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिलती है अंडर दिस स्पेसिफिक स्कीम। तो मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिलती है, 25, 50, 75, 100, तो कितनी मिलती है, 50 करोड़ रुपीस की मैक्सिमम सब्सिडी मिल जाती है आपको ऑपरेशन ग्रीन स्कीम्स के अंडर। तो देखिए 50% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट इन ऑल एरियाज, ठीक है जी, 50%, 50 करोड़। तो याद रखो यहां पे 50% 50 करोड़ तक आपको मिलता है ऑपरेशन ग्रीन के अंडर, जो कि आपको सब्सिडी मिल सकती है, ठीक है जी। सॉरी 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो आपको मिल सकते हैं। और ग्रांटी नेट कितनी मिलती है, एट द रेट ऑफ 70% of the project cost of all the in all the areas subject to maximum of 50 करोड़। तो ग्रांट 70-50, अगर मैं बात करूं वैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट की कितनी एलिजिबिलिटी है, तो फंडिंग 50-50 आपको यहां पे मिल जाती है। और इट इज अ सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो हमने अभी कुछ टाइम पहले आपके साथ डिस्कस की है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, जहां पे फिर ग्रांट इन एडी आपको मिलती थी किसान संपदा योजना के अंडर। चलिए दोस्तों, तो अगर मैं आपको बात करूं आप इनकी पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो गाइस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जो भी सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स के लेक्चर अभी तक हुए हैं आप सबकी पीडीएफ जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि है आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। यहां पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो आपका 5 साल के लिए वैलिड है, जहां पे आपका एनुअल रिव्यू होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूं तो ये भी स्कीम हमने पुराने सेक्शंस में डिस्कस की हुई है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने उस स्कीम को अच्छी तरह पढ़ा होगा और अब आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह आता भी होगा। यहां पे फ्लेक्सिबल लिमिट है 10,000 से 50,000 रुपए, जो कि मार्जिनल फार्मर्स को दिए जाते हैं। और एटीएम जो है वो रुपए कार्ड एनेबल्ड मिलता है अंडर दिस स्कीम। और इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 1 लाख तक मिलता है फॉर द परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ। तो यहां पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो दोस्तों यहां पे आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहां पे सही नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलता है अप टू ₹50,000 फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ, और 25,000 मिलता है अदर इसके लिए। सो दैट मींस जो 1 लाख वाला कवरेज वाला पॉइंट था वो यहां पे गलत है। रेस्ट पार्ट इज राइट। क्रेडिट कार्ड आपको वैलिड है 5 साल के लिए ऑन एनुअल रिव्यू, तो हर साल उसका रिव्यू होगा। फिर वहां पे आपको फ्लेक्सिबल लिमिट मिलेगी 10,000 से 50,000 रुपए फॉर द मार्जिनल फार्मर्स, और जो कार्ड है वो आपका रुपए कार्ड एनेबल्ड है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर, जो कि आपको मुझे बताना है गाइस, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो पैकेज था वो दिसंबर 2022 से रोल आउट कर लिया गया है, और जनवरी 2023 से गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम विद द सेम नेम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसीलिए मैंने वहां पे आपको क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि जो जनवरी 2023 में स्कीम लॉन्च हुई है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। यहां पे आपको फ्री फूड ग्रेन्स मिलेंगे विच आर प्रोवाइडेड एज पर द एंटाइटलमेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। यहां पे 2 स्कीम्स जो हैं, जो कि 3 स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसको सब्स्यूम कर दिया गया है, और बेनिफिशियरीज अंडर दी अंत्योदय अन्न हाउस होल्ड जो हैं वो कवर होंगे अंडर दिस स्कीम। आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। तो दोस्तों आंसर है यहां पे ऑप्शन नंबर है 1 और 3। क्यों, पहली बात तो यहां पे 2 स्कीम सब्स्यूम होंगी, और वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम नहीं है, वो है फूड सब्सिडी टू एफसीआई, एक स्कीम का नाम है। दूसरी है फूड सब्सिडी फॉर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोक्योरमेंट स्टेट्स डीलिंग विद द प्रोक्योरमेंट एलोकेशन, ठीक है, जो कि फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये सब स्कीम्स जो है वो सब्स्यूम हो जाएंगी अंडर दिस स्पेसिफिक स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। किसकी स्कीम है? इट इज स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो देखिए यहां पे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वहां से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहीं पे ही एग्जामिनर हमसे प्ले करेगा। तो हमें याद रखना है, क्योंकि खाना कौन है, खाना तो कंज्यूमर्स को भी चाहिए ना, तो वहां से याद रखना किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। बेनिफिशियरीज जैसे मैंने पूछा है, अंत्योदय अन्न योजना के हाउस होल्डर्स और प्रायोरिटी हाउस होल्डर जो हैं वो यहाँ पे कवर होंगे। एम यही है कि आपको फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करने हैं टू द पीपल, ठीक है। यहाँ पे याद रखना अबव पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे एलिजिबल
नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की प्रोविजनिंग थी, जिससे गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर आप जो अन्न प्रोवाइड कर रहे थे, उसी चीज को आप और स्ट्रेंथन करना चाहते हो अंडर दिस स्पेसिफिक स्कीम, जहां पे आपको गाइस फ्री फूड ग्रेन्स मिलेंगे फॉर द ईयर 2023 एज पर द एंटाइटलमेंट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो अभी तक स्कीम में बोला गया 2023 तक के जो आपको फूड ग्रेन्स है वो मिला जाएगा एज पर द एंटाइटलमेंट। टू सब स्कीम्स जो सब्ज्यूम हुई है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे 2 लाख करोड़ रुपया देगा 2023 में फॉर द फूड सब्सिडी अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो दिस वाज अबाउट दिस स्कीम गाइस। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट के ऊपर, क्योंकि पेंशन की स्कीम है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है सोशल सिक्योरिटी के लिए। मैंने आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि ईपीएफ एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है हर एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो कि इंडस्ट्री में है। आपको मुझे बताना है वहां पे कितने लोग एम्प्लॉयड होने चाहिए, या 35 या मोर, या 25 और मोर, 20 और मोर, या फिर 30 और मोर। तो यहां पे आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी 20 और मोर। सो 20 और 2 मोर बन जाएगा। यहां पे थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर है, आई विल करेक्ट इट। तो यहां पे दोस्तों आंसर बन जाएगा 20 और मोर। तो ईपीएफओ एक्ट के अंदर तो लिखा है जो ईपीएस स्कीम है, जो आपकी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम है, वो मैनेज कौन करता है? ईपीएफओ। और ईपीएफओ ये पेपर करवा रहा है, तो ये स्कीम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। फिर इट कवर्स एवरी एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 20 और उनसे ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पे एम्प्लॉयड होना चाहिए, जो कि हमारा यहां पे आंसर है। और जो लिखा है प्रेजेंट वेज लिमिट जो एलिजिबल है वो कितनी है? दैट इज ₹15,000, ठीक है, विच इज एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर दिस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ऑफ द ईपीएफओ। दैट इज द थिंग दैट इज मेंशन्ड हियर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है पीपीएफ के ऊपर। तो जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है गाइस, आपको मुझे बताना है वहां पे मिनिमम टेन्योर कितने इयर्स का होता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड इन अ ब्लॉक ऑफ 5 years एज पर योर विश। तो यहां पे आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15 साल, ठीक है। तो अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करिए, मिनिमम जो है वो मिनिमम टेन्योर 15 साल की है, उसके बाद आप उसको 5-5 साल के बेस पे एक्सटेंड कर सकते हो। तो यही हमारा पहली चीज थी, यानी कि पहला ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर मैं बात करूं पीपीएफ के बारे में, तो किस तरह पब्लिक प्रोविडेंट फंड को खोल सकते हैं? देखिए, कोई भी इंडियन एक्सेप्ट एनआरआईज दे कैन ओपन एन अकाउंट अंडर दी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। टेन्योर मैंने आपको बता दिया मिनिमम 15 साल का होता है, जो कि 5-5 साल के एक्सटेंशन में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट जो है वो है 500 रुपए पर साल आपको यहां पे डालने हैं, मिनिमम अमाउंट। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम अमाउंट की, तो वो क्या है? जो कि 1.5 लाख है। तो मैक्सिमम अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड इज 1.5 लाख रुपीज। मिनिमम कितना है? दैट इज 500 रुपीज। और आप 12 इंस्टॉलमेंट में भी पैसे यहां पे कर सकते हो अंडर दिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, आप सिर्फ एक ही सिंगल पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकते हो अंडर योर नेम। दैट इज द थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड अंडर द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब दोस्तों बात करते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे मैंने आपको ग्रेच्युटी पे क्वेश्चन पूछा है। होमवर्क क्वेश्चन आप सबके सामने है कि ग्रेच्युटी जो है वो मेंबर और वर्कर्स को मिल जाती है, जहां पे कोई भी मेंबर अगर कोई काम यानी कि एंटाइटल्ड है ग्रेच्युटी के लिए फ्रॉम देयर कॉर्पोरेशन एज रिकॉग्निशन फॉर द वैल्यू एडेड बाय द मेंबर। तो जो आपने काम किया उसकी रिकॉग्निशन के लिए आपको ग्रेच्युटी दी जाती है। यहां पे मैंने आपको बताया कि कितनी ईयर की सर्विस जो है वो एम्प्लॉय को की होनी चाहिए, जाके तब उनको यानी कि अगर वो रिजाइन करते हैं, डाई या टर्मिनेट या रिटायर कुछ, तो आपको जो ग्रेच्युटी है वो वहां पे मिल जाएगी। दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल मी इन द होमवर्क क्वेश्चन। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं एडुटैप आपकी मदद कैसे कर रहा है, अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए तीन ऐसे सिंपल कोर्सेज लेके आए, जहां पे तीनों कोर्सेज किसी ना किसी स्टूडेंट को हम लोग यहां पे कैटर करना चाहते हैं। अगर मैं बेसिक बात करूं, अगर आप बिगिनर हैं, आप लोगों ने बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं की, तो गाइस हम आपके लिए लेके आए हैं एक मास्टर पैक, जहां पे ईच एंड एवरी कंपोनेंट आपको विद नोट्स एमसीक्यू सब मिलेगा। आप यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर नहीं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको पता है कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एक्ट और करंट अफेयर्स, ये चीजें जो मुझे एडिशनल पढ़नी है, बाकी मेरा जीएस कवर्ड है, तो आप टेस्ट सीरीज प्लस को यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे, उसके अलावा आपको इन कंपोनेंट्स के जो मैंने बताए हैं, सोशल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, लेबर लॉ, इनके आपको नोट्स भी यहां पे मिलेंगे। फिर आता है अगर आपने सब कुछ ही प्रिपेयर किया और आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो गाइस आप इस टेस्ट सीरीज को भी, आप सिंपल टेस्ट सीरीज को भी यहां पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों सेक्शंस का, तीनों कोर्सेज का सिर्फ और सिर्फ सिंगल एम है, वो है आपका सक्सेस। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट बनाना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जहां पे मैंने आपको सबसे पहले एक बीच में स्लाइड में बताया था
अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और इंफॉर्मेशन मिल सकती है विद रिस्पेक्ट टू एपीएससी एग्जामिनेशन, जो भी चीजें न्यूज में चल रही हैं। सो गाइस, फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं at hello@edutap.co.in, और यू कैन इवन हैव अ कॉल विद अस ऑन द नंबर दैट इज 8146207241। सो आप लोगों को विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, अच्छी तरह पढ़िए, मेहनत करिए, और आई होप यू विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। बाय बाय।